हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था C3 साइकिल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में, वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स है उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स को कवर किया है। तो यदि आपका बेसिक्स कवर नहीं है तो आप लोग बेसिक्स को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूं तो पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूं पार्ट नंबर 6, इसमें हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बारे में। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। C4 साइकिल को और भी किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में जरा समझ लीजिए। इसे हम C4 साइकिल भी बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं, हैच स्लैग पाथवे भी बोलते हैं या साइकिल बोलते हैं। इसे हम बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इनमें से यदि किसी भी नाम से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको C4 साइकिल ही एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, ऐसे प्लांट जिनके अंदर C3 साइकिल रन करती है उसे तो हम C3 प्लांट बोलते हैं, और ऐसे प्लांट जिनमें C4 साइकिल रन करती है उसे हम C4 प्लांट बोलते हैं। तो और भी काफी सारे डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट के अंदर, उसे हम किसी अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। पहले ऐसा विश्वास किया जाता था कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो केवल C3 साइकिल के द्वारा ही होता है। उन्हें C4 साइकिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, राइट। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि C3 साइकिल के द्वारा कैसे जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके या उसका रिडक्शन करके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे नोट डाउन कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में अभी तक वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो सिर्फ केल्विन साइकिल के द्वारा ही यानी C3 साइकिल के द्वारा ही होता है। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैच एवं स्लैक, इन्होंने 1966 में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए एक दूसरा पाथवे भी हो सकता है। उन्होंने गन्ना, मक्का, एमेरेंथस आदि पौधों में अच्छे से रिसर्च किया, स्टडी किया और बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड आपस में कंबाइन होने के बाद एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जिनका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने C4 साइकिल के बारे में बताया, जिसे मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बुक के माध्यम से हो सकता है कि आपको ठीक से समझ में ना आए। चलिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डालीजिए C4 साइकिल। इसे आप हैच स्लैग पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं, इन सभी पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। मैंने आपसे कहा कि मोस्टली प्लांट के अंदर C3 साइकिल ही रन करता है जब आप फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हो। लेकिन कुछ प्लांट जो कि ट्रॉपिकल और डेजर्ट रीजन में रहते हैं वो जो है C4 साइकिल को भी फॉलो करते हैं, उनके अंदर C4 साइकिल रन करती है। इस तरह के प्लांट में हमें कुछ सर्टेन अडेप्टेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और वो क्यों मॉडिफाई करते हैं आइए उसका रीजन जानते हैं, ठीक है। एक चीज तो आपको पता चल गई है कि भाई डार्क रिएक्शन में C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल रन करती है, इसीलिए हम C3 प्लांट्स बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल रन करती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम C4 प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और C4 प्लांट की एनाटॉमी में जो चेंज आता है, जो मॉडिफिकेशन आता है, उसे हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। ये एक स्पेशल अडेप्टेशन, एक स्पेशल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, और वो क्यों करते हैं आइए यहां पर देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जनरली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है
तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, उसमें स्टोमेटा के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में, और वहां पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड RuBP से बाइंड करता है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंटेशन में, और कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है PGA। ठीक है, और इस प्रकार से हमारी C3 साइकिल रन करती है, और इस साइकिल में हमें अच्छी तरह से पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अगर आप यहां पर 6 मॉलिक्यूल लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। ठीक है, इतनी बात हमें C3 साइकिल के माध्यम से पता चल गई थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो रूबिस्को एंजाइम होता है ये ड्यूअल प्रॉपर्टी शो करता है। ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कब कार्बोक्सिलेशन करेगा और कब ये ऑक्सीजनेशन करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिलेटिव कंसंट्रेशन पर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर इस सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो उस पर्टिकुलर टाइम पर C3 साइकिल रन करेगी, लेकिन यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो एक नया पाथवे रन करता है, जिसमें कि ये जो हमारा रूबिस्को एंजाइम होता है ये जो है RuBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता है। नॉर्मली अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो ये RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता, लेकिन अब यहां पर देखिए कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसे में रूबिस्को एंजाइम RuBP को O2 के साथ बाइंड कर देता है, और यहां पर एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फोस्फोग्लाइकोलेट। और ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट है अब ये एंटर करता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर एंटर करने की वजह से प्लांट को दोहरा नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये है कि भाई ग्लूकोज नहीं बनेगा, जो कि C3 साइकिल अगर ये रन करता तो ग्लूकोज बन जाता, लेकिन यहां पर ग्लूकोज नहीं बनेगा। दूसरा दोहरा नुकसान है कि जो हमारा लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनते हैं, ATP बनता है या NADPH+ बनता है, उसका भी नुकसान होता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स कुछ प्लांट इस फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से बचने के लिए अपने एनाटॉमी में कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग डायग्राम है, अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्रेंज एनाटॉमी पूछी जाती है तो इस तरह से डायग्राम आप रिप्रेजेंट करते हो। क्रेंज एनाटॉमी में किस प्रकार के मॉडिफिकेशन होते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सेंटर में होता है वस्कुलर बंडल, उसके बाद जो दूसरी लेयर आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं बंडल सिथ सेल, और बाहर जो आपको लेयर दिखाई दे रही है इसे हम बोलेंगे मेसोफिल सेल। तो देखिए ये जो बंडल सिथ सेल है ना, इसकी एक खास प्रॉपर्टी रहती है। एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसमें ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो रहती है। और तीसरी खास प्रॉपर्टी रहती है कि इस बंडल सिथ सेल में रूबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि मान लीजिए कि किसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बंडल सिथ सेल में चला जाए तो वहां पर ये जो ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली समस्या है वो नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, और अगर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है तो वहां पर C3 साइकिल रन कर सकती है। ठीक है, अब देखिए C4 साइकिल के अंदर जब डार्क रिएक्शन चलती है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसे में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। और उसके बाद देखिए कि ये जो हमारी मेसोफिल सेल होती है इसमें पेप जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है, कंबाइन होता है, और ये काम करता है पेप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। तो ये पेप जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर के एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA शॉर्ट में हम लिखते हैं। ठीक है, ये जो है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना, और इसी वजह से इस साइकिल को हम C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बना वो 4 कार्बन वाला था। अब ये जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये जो है NADPH+ की प्रेजेंटेशन में ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैलेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर एसिमिलिट्री पावर का यूज किया जाता है। जो हमारा NADPH+ है ये अनलोड हो जाता है, ये जो है कन्वर्ट हो जाता है अगेन NADP+ में, यानी कि मैं सिंपली कहूं तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का यहां पर रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो हमारा मैलेट होता है ये एंटर करता है बंडल सिथ सेल के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड है जैसे ये बंडल सिथ सेल के अंदर एंटर करेगा
तो ये दो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। एक तो पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनाता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अभी तक हमने ये जो ऊपर पूरा प्रोसेस देखा, ये प्रोसेस क्यों हुआ? ताकि सक्सेसफुली बंडल स्थित सेल के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा सके, ठीक है, सेफली कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहां पर पहुंचा सके। तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अब यहां पर ये RuBP से बाइंड करता है, और रूबिस्को एंजाइम जो होता है, मैंने आपसे कहा था कि ये ऑलरेडी बंडल स्थित सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। और बंडल स्थित सेल के अंदर मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि इसमें ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, तो यहां पर ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी यहां पर कार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी यहां पर आ चुका है, उसकी कंसेंट्रेशन यहां पर ज्यादा हो चुकी है। और ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार थोड़ी होता है, तो कंटिन्यू हो रहा है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो बंडल स्थित सेल के अंदर ज्यादा होती है। इसी वजह से RuBP के साथ ये जो रूबेस्को एंजाइम है, ये जो है CO2 को बाइंड कर देता है, और फिर उसके बाद हमारी जो नॉर्मल C3 साइकिल है वो रन करती है। यानी यहां से आप कंसीडर करके चल सकते हो कि यहां पर C3 साइकिल अब चल रही है, ठीक है। फर्स्ट यहां पर कंपाउंड बनेगा PGA, जिसका रिडक्शन होगा और बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जो कि हमने C3 साइकिल के अंदर देखा था। देन हमारा शुगर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और फिर से ये जो RuBP है इसको रिजनरेट भी किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा पायरुवेट होता है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ये जो है दोबारा से मेसोफिल सेल के अंदर एंटर करके ये पेप में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप में कन्वर्ट होने के लिए इसे एक ATP मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। ये जो ATP होगा, ये अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है इसको डोनेट कर देता है, ठीक है, किसको? पायरुवेट को, और ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप में, ठीक है। यानी कि यहां पर एक ATP का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली आप लोग एक बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि C3 और C4 साइकिल का दोनों का मेन उद्देश्य होता है डार्क रिएक्शन के अंदर कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट किया जाए। लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा अलग अलग रहता है, क्योंकि दोनों की परिस्थिति अलग अलग है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि C4 साइकिल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।